अभी टेस्ट का रिजल्ट आया है, उसमें भी आई थिंक सूर्यांश तुम्हारी हालत बहुत खराब है। कजिन के घर तो और लोग भी जाते हैं ना, सब लोग कुछ ना कुछ कर रहे हैं, तो उसका ये मतलब थोड़ी कि पढ़ाई एकदम बॉटम प्रेफरेंस आ जाए। सबसे खराब परफॉर्मेंस हमारी इस बैच में। आई होप यू हैव सीन दैट। देन अनुश्री आई है। ओके, ऑल्दो परसेंटेज वाइज इट लुक्स गुड, सबने कोई बहुत खराब नहीं किया है। सिर्फ सूर्यांश का है जो 60 से बिलो है, ठीक है, वेरी बैड नहीं, लेकिन एज पर his previous performance, last year performance, it's very bad. बाकी आई थिंक स्मैश में सबसे पहले श्रेया, सिमरन गुड, वानिका विदुषी ने भी अच्छा किया है। इसका नाम क्या है यार? मान्या। मान्या तुमने टेस्ट नहीं दिया था क्या? नो सर मेरा उसी टाइम में ओलंपियाड था, मैं पहले से इन्फॉर्म नहीं कर पाई थी क्योंकि डेट कंफर्म नहीं थी मॉक टेस्ट की। ओके, ठीक है, अदर्स हैव डन गुड, कीप ऑन वर्किंग। अभी इस वीक से कंटिन्यूअस टेस्ट है आई थिंक तुम्हारे, तो इम्प्रूव करो सब लोग। चलो, सो हम क्वाड्रिलेटरल कर रहे थे एंड आई गेस लास्ट एक्सरसाइज थी होमवर्क में, है ना? यस तुम लोगों ने कर ली है? सर मैंने कर ली। मैंने नहीं की। क्लिक वाला रेज हैंड कर देना जरा, रेज हैंड या थम्स अप सर जिन्होंने करी या नहीं करी। उन्होंने करी है। तनिष्का, अपूर्वा, दीपेश, ध्रुव। सर मेरे को कुछ डाउट्स वगैरह है, वो बस नहीं की। डाउट्स की बात तो अलग है, ट्राई कर लिए। ऑजस? सर मैंने नहीं की। इतना मतलब क्या क्या चाहते हो? मंडे के बाद, आज मंडे को क्लास हो रही है, इतने दिन में तुम कहाँ ऑक्यूपाइड थे? सर ऑक्यूपाइड नहीं था, मैं भूल गया था कि वो एक्सरसाइज थी, वो अभी याद आया जब आपने बोला। पढ़ाई में अभी तुम सर मिले हो कि आगे से कुछ नहीं करोगे, सब ठीक रहेगा। इतने दिन का हॉलीडे मिल गया, होमवर्क पूरा कर पाए। सर मैं क्लास के हाफ एन आवर बाद भेज दूंगा। दैट्स नॉट द पॉइंट ना, अभी तक क्यों नहीं हुआ है? कॉपी करो तो तुरंत भेज दोगे तुम सारे पूरी बुक भेज दोगे, तुम एक दिन का टाइम दे देंगे कॉपी करके भेजना हो तो कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी ना कॉपी करना, गधा भी कर लेगा कोई। बहुत तुम प्राउड फील करो, मैं आधे घंटे में भेज दूंगा, बहुत बड़ी बात है क्या? बुक उठाओ और कॉपी करके भेज दो। ध्रुव, तुमने किया है काम? ध्रुव राघव? हाँ सर कॉपी लेने जा रहा था मैं। दीपेश? सर मेरे थोड़े से क्वेश्चन बचे हैं। क्यों बचे हैं? सर मैंने भूल गया था मैं करना, थोड़े से। भूलते कैसे हैं? अपूर्वा, तुम लास्ट क्लास में थी? अपूर्वा नहीं थी? यस सर। लास्ट क्लास में थी ना तुम? यस सर वो मैंने अभी रिजाइन किया ना। अच्छा सॉरी। रेज हैंड कुछ लोग तो डर में करे दे रहे हैं कि कर देते हैं, कौन सा भी सर चेक कर रहे हैं। इट्स वेरी पैथेटिक जिन्होंने नहीं किया है। एक हफ्ते का टाइम में अगर एक एक्सरसाइज दी गई और तुम वो भी नहीं कर पाए तो यू डोंट डिजर्व टू बी हियर, नॉट इन फाउंडेशन एटलीस्ट। अपना रेगुलर काम ही नहीं कर सकते हो तो एक्स्ट्रा काम क्या करोगे? तो आई वुड रिकमेंड कि जिनसे नहीं हो पा रहा है वो नेक्स्ट ईयर रेगुलर बैच ज्वाइन करें। चलो लेट अस डिस्कस। उन्होंने किया है एक्सरसाइज 8.4, पूछो जो डाउट्स हो तुम्हारे। क्वेश्चन 12। क्वेश्चन नंबर 8 सर 10th 1। किसका है? प्रथम का? यस सर। सर आपने लास्ट एक्सरसाइज में कुछ ही क्वेश्चंस बोले थे ना हमें करने के लिए, आपने ग्रुप पे लिखा था। अच्छा, कौन कौन से क्वेश्चन दिए गए थे? सर एक सेकंड में चेक करके बता रही हूँ। कुछ एक्सरसाइज में भी यार, ये तो बहुत ही कम काम हो गया फिर तो। सर आपने लिख रखा है 8.4 की हमें क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 6, 7, 8 और 10 करने थे। एक वीक के लिए इतना ही काम था बस?
सर ये तो क्लास ये तो क्लास वर्क क्लास था, वर्क था, होमवर्क फिर पूरी आपने कहा कि पूरी पूरी एक्सरसाइज थी। एक्सरसाइज करनी है। मैं भी कंफ्यूज हो गई हो। चलो क्वेश्चन नंबर 1 देखो, कह रहा है कि a square is inscribed in an isosceles right triangle so that a square and triangle have one angle common. Show that the vertex of a square opposite to the vertex of common angle bisect the hypotenuse. प्रथम डायग्राम बना पाए क्या? यस सर। तो बेसिकली क्या प्रूफ करना है ये पता है ना? एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर एक स्क्वायर बना हुआ है एंड स्क्वायर और ट्रायंगल में एक वर्टेक्स कॉमन है। दिस इज द सिचुएशन। हमें प्रूफ करना है कि ये जो वर्टेक्स है ये हाइपोटेन्यूज को बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है? यस सर। ओके। तो अगर हम ये प्रूफ कर दें कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो क्या बात बन गई? इक्वल हो जाएंगे प्रूफ? ये दोनों, ये दोनों को तो इक्वल प्रूफ करना है। यस सर। ठीक है, तो लेट्स नेम इट A B C D E. ओके, सो D E और इसको मैं F बोल देता हूँ, F E इक्वल होंगे क्या? D E और यस F सर, बाय CPCT हो जाएंगे। यस सर। CPCT कहाँ से आएगा? साइड्स ऑफ स्क्वायर। नहीं सर, पर अगर मतलब हम ADE और EFC को प्रूव कर रहे हैं कॉन्ग्रुएंट, तो फिर DE और FE भी तो इक्वल होंगे। अगर प्रूफ कर देंगे तो होगा ना, बट अभी हमने प्रूफ थोड़ी किया है। ओके सर। ठीक है, अल्टीमेटली हमारा एम है कि कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ कर दें जिससे AE और CE इक्वल हो जाए। अब उसको प्रूफ करने के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन तो यूज करनी पड़ेगी अदर, सीधे ये थोड़ी कहेंगे कि अगर ये कर देंगे तो CPCT से हो जाएगा। तो करोगे कैसे, ये स्टेप भी तो दिखाने होंगे। सबसे पहले Yes, D और F इक्वल है, दे आर साइड्स ऑफ द स्क्वायर। स्क्वायर की सभी साइड इक्वल होती हैं। मान लेते हैं स्क्वायर की साइड A है और ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इस पूरे साइड की लेंथ मान लो x है, तो ये भी A हो जाएगा। बताओ AD की लेंथ कितनी हो जाएगी? x माइनस है। x माइनस, और CF की लेंथ, आइसोसेलेस है राइट एंगल ट्रायंगल, तो ये भी x होगा पूरा, ये भी x माइनस है। x माइनस। ठीक है, तो क्या ये दोनों साइड्स भी इक्वल आ गई? AD इज इक्वल टू CF, यस सर। और ये दोनों के बीच का इंक्लूडेड एंगल 90 डिग्री है, which gives us SAS criteria to prove the congruency between these two triangles. एक बार congruent हो गए तो by CPCT प्रूव हो जाएगा कि जो E है वो AC को बाइसेक्ट कर रहा है। ओके सर। सर मेरा आज कैमरा नहीं चल रहा है। ओके, बहुत और लोगों का भी नहीं चल रहा है। चलो नेक्स्ट आउट। सर 10th। सर क्वेश्चन 8 से पहले तो किसी का आउट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है ABCD is a quadrilateral in which AB is parallel to CD and AD is equal to BC. बेसिकली ये आइसोसेलेस ट्रेपेजियम हो गया क्या? एक क्वाड्रिलेटरल जिसमें वन पेयर ऑफ साइड पैरेलल दे रखी है, तो ये तो मालूम चला कि एक ट्रेपेजियम है, और अदर टू साइड्स इक्वल दे रखी हैं, तो ये इस ट्रेपेजियम को हम आइसोसेलेस ट्रेपेजियम बोल सकते हैं। तो AB और CD पैरेलल है। चलो किसी का डाउट तो ये है नहीं मानने के अलावा? लेट्स सी। सर मेरा भी है। अभी अचानक से बहुत लोगों का आ गया जैसे ही पूछने का नंबर आया। सर मैं बोल रही थी बट तब तक उसने बोल दिया, इसलिए मैंने बोला नहीं। ओके, अनुश्री होमवर्क किया है तुमने? यस सर। ओके, बताओ क्वेश्चन नंबर 8। सर सर आंसर बताना। हाँ, सर किससे होगा इसका आंसर? सर मैं 2 मिनट कैमरा ऑफ कर रही हूँ।
अनुश्री 60 होगा इसका आंसर ना? अनु तुम्हारा कैमरा क्यों ऑफ है? अब मेरा अनुश्री बताओ आंसर। If you're lying, I will rusticate you today, right now. और तुमने झूठ बोला कि तुम्हारा होमवर्क कंप्लीट है। I will check it. सर मैंने कर लिया होमवर्क। I'm just telling कि अगर तुमने आज झूठ बोला होगा तो you will be gone today. बताओ इसका आंसर बताओ। अरे सारे पूरी क्लास के कैमरे क्यों ऑफ है भाई? बोलो ना भाई। अरे तुम क्या कर रहे हो? कर लिया है तो सर मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे, मतलब जो लिखा है वो बोलो ना। एक मिनट। सर in quadrilateral ABCD, AB is parallel to CD and AD parallel to EC. And क्या AB पैरेलल टू CD, उसके आगे क्या बोला? और AD is parallel to EC. ये तो है ही नहीं इसमें। This is what happens even you just copy the homework. सिमरन बताओ। सर मेरा हाँ बताओ सॉल्यूशन। सर क्वेश्चन 8 का ना? यस सर। सर अभी हमें इसमें पता है कि AB इज पैरेलल टू DC और हमें AD और BC क्योंकि इक्वल गिवन है तो हमें कंस्ट्रक्शन यूज करेंगे इसमें, जिसमें हम D से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे और इसको हम P नेम कर देंगे। क्या नेम क्या है? P? यस सर। ओके। और सर इन द सेम वे हम C से Q को एक ड्रॉप कर देंगे परपेंडिकुलर। तुमने नेमिंग अलग की होगी शायद। यस सर। A से ड्रॉप कर दिया मैंने, इसको क्यों बोल दिया? ठीक है। यस सर। और फिर अभी क्योंकि ये मतलब पैरेलल है तो एंगल, और ये मतलब ये स्ट्रेट लाइन है तो एंगल 1 और 2 दोनों 90 डिग्री हो जाएंगे लीनियर पेयर से। लीनियर पेयर से करस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं, परपेंडिकुलर तुमने खींचा ही हुआ है वैसे भी। यस सर, करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्योंकि ये दोनों पैरेलल होंगे। तुम इधर बोल रहे, ठीक है आगे। यस सर। तो सर अभी हमारे अब इन दोनों जो ट्रायंगल्स बन फॉर्म हुए हैं हम इनमें RHS क्राइटेरिया यूज कर लेंगे। फाइन, ठीक है बताता हूँ। बिफोर दैट कुछ बच्चे हैं जिनको मैं रेगुलरली आई डोंट नो मैं परेशान हूँ, प्लस वो मुझसे भी परेशान होंगे बिकॉज आई एम कैचिंग देम अगेन एंड अगेन एंड सेइंग थिंग्स। जो इस लिस्ट में है अनुश्री हो गई, सूर्यांश हो गई। तो आई डोंट नो हाउ इज इट गोइंग। आई डोंट वांट कि मैं रोज किसी को डांटूं या रोज किसी को पॉइंट करूं। एंड आई गेस यू आल्सो डोंट वांट द सेम कि तुम्हें बार बार टोका जाए और कहा जाए। तो बट मेरा काम है बोलना है सब, इसलिए मैं बोलता हूँ। मुझे कुछ मजा नहीं आ रहा है यार, प्लस मेरे लिए एक्स्ट्रा हेडेक है कि ढूंढना कि किसने होमवर्क नहीं किया है और कौन चीटिंग कर रहा है और कौन नहीं कर रहा है। बेस्ट वे इज टू डू योर वर्क। हम यहाँ सीखने तो आ रहे हैं, मैं सिखाने आ रहा हूँ, तुम सीखने आ रहे हो। ये चोरी वोरी करना बंद करो, चीटिंग करना और डाउट नहीं पूछना, चुप के बैठ जाना। 1 घंटे बैठना होता दिन में साथ में। अच्छे से आओ, हंसते खेलते हुए सीखो, एंजॉय करो और जाओ। दैट्स हाउ इट इज सपोज्ड टू बी, नॉट एनी अदर वे अराउंड। ठीक है, तुम्हें नहीं सुनना है, मैं पेरेंट्स को बता चुका हूँ तुम लोगों के स्टिल यू आर नॉट इम्प्रूविंग, तो इट विल बी ऑन यू। मैं अपना बेस्ट जो दे सकता था मैंने दे दिया है, बाकी इट्स योर चॉइस। ओके, तो जैसे सिमरन बता रही थी, नाउ सी दिस इज अ रेगुलर क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट थिंग कि यार कभी एक आइसोसेलेस ट्रेपेजियम होगा, सो उसके जो एडजेसेंट एंगल्स होंगे A और B एंड C और D वो इक्वल होंगे एंड यू कैन
फील इट बाय सिमेट्री आल्सो, कि यार एक जैसा है, पैरेलल है, सिर्फ दोनों इक्वल लाइन है तो ऑब्वियसली एंगल इक्वल होने चाहिए। बट हाउ टू प्रूव इट? तो पहले हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, एक बी से और एक ए से, एंड इन दोनों ट्रायंगल्स को ऑब्जर्व किया, ए डी क्यू एंड बी पी सी। इन दोनों में हम देख सकते हैं कि यार ए डी और बी सी इक्वल है, इट इज गिवन। 90-90 वाला एंगल है, एंगल Q इज इक्वल टू एंगल P, एंड AQ और BP भी इक्वल होंगी। और इसका रीजन बोलेगा कोई? सर क्योंकि दो पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस इक्वल रहेगा। The distance between two parallel lines and it is always equal. So AQ and BP, they are both the same distances. Now by RHS criteria we can say these two triangles are congruent. अगर triangle congruent है तो by CPCT angle D and angle C equal आ गए। और फिर A और B इसी से आ जाएगा, एंगल A है सप्लीमेंट्री टू D और B है सप्लीमेंट्री टू C। तो ऐसा नहीं कि तुम्हें दोबारा प्रूव करना है A और B के लिए। C और D अगर इक्वल है तो A और B भी इक्वल होंगे ही, दोनों ही 180 माइनस सेम एंगल हो जाएंगे। ठीक है सर 2 मिनट कॉपी। कर लो। अरे सक्षम का है आज? सक्षम हमेशा आता है क्लास। प्रथम, ओजस, यस सर। सक्षम का है आज? पता नहीं सर, उसने बताया नहीं कुछ। कितने लिखो भाई, कितना लिखोगे? सर लिख लिया। बताएगा कौन? सर मुझे तुम्हें कुछ नहीं। चलो नेक्स्ट आउट। 10th 12 सबका डाउट है भाई, 12 में क्या है ऐसा? 10th भी सर 10th भी है 10th भी है। सर 10th 10th में बोल रहा है E is the midpoint of a median AD of triangle ABC. B is produced to meet AC at F. Show that. पहले तो भाई डायग्राम बना लें तभी को समझ में आएगा क्या कहना चाह रहा है।
तो बेसिकली एक ट्रायंगल है ABC और उसकी मीडियन है AD। मीडियन पे कोई पॉइंट वगैरह लिया गया है, फिर उसमें कुछ काम किया गया है। तो पहले तो ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज ABC और इसमें मीडियन है AD। AD का मिड पॉइंट लिया है। मिड पॉइंट जो क्वेश्चन में आते ही मुझे याद आ गया कि यार मिड पॉइंट थ्योरम से हो सकता है कुछ रिलेशन हो। फिर बोल रहा है कि E इज द मिड पॉइंट। जो AD है उसका मिड पॉइंट E है, तो ये जो पॉइंट दिख रहा है ब्लू में दैट इज E। और BE को आगे बढ़ा दिया गया है जो कि AC को F पे मिलता है। सो दिस इज F एंड वी नीड टू प्रूव कि जो AF है AF दैट इज 1/3 ऑफ AC। ओके, सर आपका ट्रायंगल गड़बड़ नहीं है? क्यों? मतलब टेढ़ा 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 जा रहा है। तो टेढ़ा है में ट्रायंगल नहीं माना जाएगा ये? नहीं सर, माना जाएगा पर मीडियन। सर कुछ नहीं सर। बताओ, हो सकता है गड़बड़ हो। क्या ऐसे सीधा कर दो पूरा? नहीं सर ठीक है। ऐसे किसी ने तो उल्टा बना रखा है इसका ट्रायंगल, तो ऐसा किसी का हो तो उल्टा हो जाएगा। सर ठीक है आपका ट्रायंगल। अच्छा, तो ओके। तो अब देखो यहाँ पर मुझे मिड पॉइंट थ्योरम का कुछ कुछ लग रहा है। किसको आ गया ये? अजय तुम्हें आ गया है क्वेश्चन ये? कभी तो नोटबुक को नो सर। इसको अभिदुषी आ गया? सर किया है। बताओ। सर पहले मैंने एक लाइन एक्सटेंड करी है D से जो AC को मीट करती है G पे। कहीं भी बना दो लाइन। वो पैरेलल हो EF के। ठीक है, देखो सबसे पहले तो एक बात समझ में आ रही है कि मिड पॉइंट तो दिख रहा है बट कहीं पैरेलल लाइन नहीं दिख रही है। या तो दो मिड पॉइंट दिख रहे होते तो मिड पॉइंट थ्योरम लग जाती, जो कि नहीं दिख रहे हैं, या फिर एक मिड पॉइंट और पैरेलल लाइन होती, वो भी नहीं दिख रहा है। तो वी आर ट्राइंग कि हम पैरेलल लाइन खुद से ड्रॉ कर दें एंड सी की अगर कुछ हो पाता है। तो हमने यहाँ पर DG जो है वो कंस्ट्रक्ट कर दी है पैरेलल टू EF। ठीक है सर जो ट्रायंगल ADG है उसमें E तो मिड पॉइंट है एंड EF जो है वो पैरेलल है DG के, तो मिड पॉइंट कन्वर्स थ्योरम से F मिड पॉइंट हो जाएगा AG का। वेरी गुड। ADG ट्रायंगल में देखोगे तो यहाँ पर कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम लग जाएगी। कैसे? E is the midpoint and EF is parallel to third side. So line drawn from midpoint of one side parallel to second side meets the third side at its midpoint. तो जो F हो गया वो AG का midpoint हो गया। तो हमने कहा अगर AF X है तो FG भी X होगा। ये तो कह सकते हैं। सर मिड पॉइंट थ्योरम कौन से ट्रायंगल में लगी है? ADG। ओके सर। ठीक है, चलो विदुषी आगे। सर उसके बाद जो ट्रायंगल ABC में मतलब कौन सा G सर जो ट्रायंगल हमारा है ABC में जो D पॉइंट है वो मिड पॉइंट है BC का, और सर जो DG है वो पैरेलल है BF के। So Vidushi is trying to say triangle CBF। ABC गलती से बोल दिया उसने। ट्रायंगल ऑब्जर्व करो CBF। CBF देखो इस ट्रायंगल में भी हम कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम लगा सकते हैं। लेट्स सी कैसे। D मिड पॉइंट है, हमें पता ही है क्योंकि मीडियन है AD, तो D मिड पॉइंट ही तो होगा। और DG पैरेलल है BF के। EF के पैरेलल तो BF के भी हो जाएगी। EF और BF तो सेम ही लाइन का एक्सटेंशन है ना। तो अगेन हियर वी आर अप्लाइंग कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम एंड बाय दिस वी गेट कि जो G है वो मिड पॉइंट हो जाएगा CF का। किसी को नहीं आ रहा तो बता दो। ठीक है, अगर G मिड पॉइंट है CF का तो हम कह सकते हैं कि जो FG होगा और CG होगा इक्वल ही होंगे, ये भी X हो जाएगा। एंड नाउ वी कैन ऑब्जर्व कि जो AF है भाई पूरी लाइन AC हो गई 3X और AF सर है आपने बोला कि GFC का मिड पॉइंट है तो FG और GC इक्वल है। हाँ
ओके ठीक है, तो यहाँ पे देखो AF 1/3 ऑफ AC आ गया, AF है X और AC है 3X। ठीक है, दो बार कन्वर्ट्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम लगी, डायरेक्ट थ्योरम नहीं लगी है, और ऑफ कोर्स एक कंस्ट्रक्शन भी हुआ है इसमें। सर जो फर्स्ट टाइम हमने कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम लगाई उसमें AF CF के इक्वल था या AF GF के इक्वल था? ये GF के इक्वल आएगा ना जब ADG में लगा रहे हैं। ओके सर। F मिड पॉइंट AG का आया ना। लिख रहा है कोई कि मैं ऐसे ही बैठा हूँ? मैं लिख रही हूँ। अच्छा ठीक है, बता देना, बैठे मत रहना श्रेया की तरह टाइम पास कराने के लिए। सर मुझे लगा आपको पता है कि मैंने कर लिया। ऐसे बता रहा हूँ। सर कोई और भी तो लिख रहा होगा। तो मेरा हो गया। ऐसे बोलना चाहिए था। मैं अभी लिख रहा हूँ। अच्छा ठीक है। वैसे मैंने कुछ लिखा था नहीं, तुम लोग लिख क्या रहे हो कॉपी करके? मैंने तो बस डायग्राम बनाया है। और आपने जो बोला उसको लिख रहे थे। उसके लिए स्क्रीन की जरूरत है नहीं आई गेस। एनीवे जल्दी खत्म करो। सर आप कर सकते हो चेंज, अब बस जो बोला था वही लिख रहे हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 आएगा, सबका डाउट है? सर मेरा 11 है। 11 show that quadrilateral formed by joining the midpoints of consecutive sides of a square is also a square। यार ऐसे तो हम बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। प्रथम, अच्छा मिड पॉइंट्स को हम स्क्वायर के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो क्या बनेगा फॉर श्योर? सबसे पहले तो पहले स्टेप में क्या लिख सकते हैं हम? रिपीट करना सर एक बार। जब हम स्क्वायर के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो किस तरह का क्वाड्रिलेटरल बनेगा फॉर श्योर? पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम, ठीक है। क्या स्क्वायर के डायगोनल्स इक्वल होते हैं? यस सर। तो जो पैरेललोग्राम बनता है उसकी साइड्स डायगोनल्स की हाफ ही तो होती हैं। क्यों सर? और कैसे प्रूफ करते हो पैरेललोग्राम? जब पैरेललोग्राम प्रूफ करते हो तो कैसे प्रूफ करते हो? मिड पॉइंट थ्योरम तो लगाते हो, तो जो साइड्स आती हैं नए क्वाड्रिलेटरल की वो डायगोनल्स की हाफ ही तो आती है भाई मिड पॉइंट थ्योरम। यस सर। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रीवियस टू क्वेश्चन तुम पहले कर चुके हो। तो मतलब डायगोनल्स की हाफ होंगे साइड्स, इस डायगोनल्स इक्वल है तो चारों साइड्स इक्वल आ गई, तो यही पैरेललोग्राम क्या हो गया? चारों साइड्स इक्वल आ गए तो क्या हो गया ये पैरेललोग्राम? स्क्वायर कैसे हो गया? रोम्बस हुआ ना। स्क्वायर की भी तो 3-4 साइड इक्वल। बट रोम्बस के लिए नेसेसरी है, स्क्वायर के लिए नेसेसरी नहीं है। एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों साइड इक्वल है, क्या वो स्क्वायर ही होगा? नो सर। फिर स्क्वायर थोड़ी बोल सकते हैं। चलो स्टेप बाय स्टेप अगर मैं बोलूं तो जो PQRS है, सबसे पहले तो वी कैन प्रूव कि दिस इज अ पैरेललोग्राम। कैसे प्रूव करेंगे? मिड पॉइंट थ्योरम से कि जो PQ होगा दैट इज पैरेलल टू AC एंड PQ इज हाफ ऑफ AC। एंड सेम लॉजिक विद SR कि जो SR है दैट इज पैरेलल टू AC एंड SR इज हाफ ऑफ AC। एंड बाय दिस वी कैन से
जो पी क्यू एंड एस आर है ये आपस में इक्वल हो जाएंगे क्योंकि दोनों ही हाफ ऑफ एसी हैं, एंड पी क्यू एस आर पैरेलल भी हो जाएंगी क्योंकि ये दोनों ही एसी के पैरेलल हैं। अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल होते हैं तो वो पैरेललोग्राम होता है। ये किसी भी तरह के क्वाड्रिलेटरल के लिए यही स्टेप फॉलो होंगे। अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी होता उसके हम मिड पॉइंट ज्वाइन करते तो पी क्यू आर एस फॉर श्योर एक पैरेललोग्राम बनता। ठीक है, अब थोड़ा स्पेशल केसेस देखते हैं। स्पेशल क्या है कि भाई ये कोई भी क्वाड्रिलेटरल नहीं दिया है, दिस इज गिवन एज स्क्वायर, जो गिवन एबीसीडी है दैट इज ए स्क्वायर, तो हो सकता है अंदर जो पैरेललोग्राम बन रहा है वो कोई स्पेशल पैरेललोग्राम बन रहा है। तो वी कैन ऑब्जर्व कि यार यहाँ पर देखो जो पी क्यू है क्या वो क्यू आर के भी इक्वल होगा, क्योंकि जब पी क्यू ए सी का हाफ आया है जो क्यू आर होगा वो बी डी का हाफ आएगा। सिमिलर लॉजिक से जैसे पी क्यू ए सी का हाफ आया वैसे क्यू आर बी डी का हाफ आएगा। नाउ सिंस पी ए सी और बी डी इक्वल है, स्क्वायर के डायगोनल से इक्वल होते हैं, इसका मतलब पी क्यू और क्यू आर भी इक्वल हो गए। तो इस स्टेप से क्या प्रूव हो गया कि ये पैरेललोग्राम एक स्पेशल पैरेललोग्राम है एंड दैट कैन बी कॉल्ड एज रोम्बस। एग्रीड? यस सर। फिर अभी बात खत्म नहीं, क्योंकि हमें प्रूव करना है कि एक स्क्वायर है। तो हमने याद करो हमने प्रूव किया था कि जब रोम्बस के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं तो रेक्टेंगल बनता है। तो रेक्टेंगल के लिए हमने एक एंगल को 90 प्रूव किया था। तो अब लास्ट में हमें ये प्रूव करना है कि ये रोम्बस भी स्पेशल है क्योंकि इसका एक एंगल 90 आ जाएगा। एक एंगल 90 कैसे आ जाएगा? इस छोटे वाले क्वाड्रिलेटरल को ऑब्जर्व करो, सिर्फ ये वाला। तो ये कैन यस सर। कि मैं नेमिंग नहीं कर रहा हूँ, ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं क्या? क्योंकि देखो ये पूरी पैरेलल थी, एस आर और एसी पैरेलल थे, जो ऊपर है वो एस आर का पार्ट है और जो नीचे है वो ओसी का पार्ट, तो ये भी पैरेलल होंगी, है ना? यस सर। ऐसे ही ये दोनों लाइनें भी पैरेलल हैं क्योंकि पूरी आर क्यू और बी डी पैरेलल हैं, ये दोनों उन्हीं के पार्ट हैं छोटे छोटे। पूरी लाइंस पैरेलल हैं तो पार्ट्स भी पैरेलल होंगे। ओके सर। तो दैट गिव्स कि जो अंदर जो छोटा सा जो मैंने जिसमें कलर कोड वगैरह कर दिया है दैट इज अ स्मॉल पैरेललोग्राम, है ना? यस सर। और इसका एक एंगल 90 है क्योंकि हमें पता है कि स्क्वायर के डायगोनल्स 90 पे बाइसेक्ट करते हैं, रोम्बस ही करते हैं, स्क्वायर इज आल्सो ए रोम्बस, तो स्क्वायर के भी करेंगे। तो अगर ये एंगल 90 है तो ये अपोजिट एंगल भी 90 हो जाएगा बाय प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम। अब पूरे बड़े केस को ऑब्जर्व करोगे, पी क्यू आर एस को हम ऑलरेडी रोम्बस प्रूव कर चुके थे जिसका एक एंगल 90 आ गया, तो पी क्यू आर एस एक स्क्वायर बन गया। ओके सर। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन कवर हो गए हैं। जो हमें रेक्टेंगल प्रूव करना होगा तो ये सिर्फ अंदर वाला स्क्वायर यूज होगा और बेसिकली चारों साइड इक्वल नहीं होंगे, तो सब ये वाला स्टेप यूज नहीं होगा जो हम रेक्टेंगल प्रूव कर रहे होंगे। जो हम रोम्बस प्रूव कर रहे होंगे तो ये वाला स्टेप यूज होगा, 90 वाले की जरूरत नहीं पड़ेगी, रोम्बस में 90 प्रूव ही नहीं करना होता है। इस क्वेश्चन में सब कुछ यूज हो गया है, इस तरह के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं इससे कम स्टेप में हो जाएंगे। ठीक है सर? हाँ सर स्क्वायर की जो डायगोनल्स हैं वो उसके वर्टेक्स एंगल्स को बाइसेक्ट करती हैं। रोम्बस से करते हैं तो स्क्वायर के भी करेंगे। तो सर जो हमने अभी जो हमें इनसाइड में 90 डिग्री प्रूफ करना था एक, तो सर हम उसको जैसे कि अभी जो ये ट्रायंगल फॉर्म हुआ है QCR, तो सर हम अगर ट्रायंगल जैसे कि अगर हम इस पॉइंट को कुछ नेम, सर QR के जो बीच में पॉइंट है उसे नेम कर दीजिए। सर अभी अगर हम ट्रायंगल CRM और QCM को अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दें और इसके जो एंगल है वो उसको अगर हम ले लें जैसे कि अगर इक्वल प्रूफ कर दें तो ये 90 डिग्री आ जाएगा, और क्योंकि ये 90 डिग्री होगा तो उस अंदर वाला भी 90 होगा, और क्योंकि ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो ये प्रूफ कैसे करोगे? तब मैं ऐसे सर, क्योंकि हमें पता है कि इसकी जो मिड पॉइंट है R, तो RC और QC इक्वल प्रूफ हो जाएगा, फिर कॉमन और बताया। ठीक, जो हमने 90 डिग्री प्रूफ करने के लिए थोड़ा सा लंबा प्रोसेस यूज किया है। पहले तो हमने अंदर वाले को पैरेललोग्राम प्रूफ किया, उसका एक एंगल 90 जो डायगोनल्स है और उसकी हेल्प से अपोजिट एंगल 90। सिमरन का कहना है एक छोटा मेथड भी हो सकता है विच
नहीं सिमरन, अगर 90 आ जाएगा मतलब ये वाला 90 आ जाएगा ना, तुम जो बता रही हो कॉन्ग्रुएंसी से, यस सर। देन उससे ये वाला 90 आ जाएगा। उसके बाद तो सर उसके बाद क्योंकि हमारे पास SR और AC पैरेलल है, तो हम फिर उसमें ये लगा लेंगे को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, कर सकते हैं। CRM एंड CQM कैन बी प्रूव्ड कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। कैसे? CR और CQ इक्वल होंगे क्योंकि पूरी साइड्स इक्वल है, CD और CB, और R और Q मिड पॉइंट्स हैं, तो हाफ ऑफ दोनों ही हाफ ऑफ साइड्स ऑफ स्क्वायर हो गई तो इक्वल हो गई। CM हो गया कॉमन, और एंगल RCM एंड QCM भी इक्वल होंगे 45 ईच। दिस गिव्स, ये छोटे वाले ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट, तो लीनियर पेयर से ये एंगल 90 आ गया, उससे इस लीनियर पेयर से अंदर वाला एंगल 90 आ गया, और उससे को इंटीरियर से ये एंगल 90 आ गया। ऑल्दो ये भी छोटा नहीं लग रहा है मुझे, दोनों में से जस्ट जिसको जो भी बेटर लग रहा हो दोनों में से यूज कर सकता है। बढ़े आगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 12 बहुत देर से डिमांड में है, लेट्स सी क्या है। कह रहा है E and F are midpoints of non-parallel sides AD and BC of trapezium. Prove that EF is parallel to AB and EF is half of AB plus CD. This is an important result you can say. ये क्वेश्चन तो हम करेंगे प्लस इस इंफॉर्मेशन को भी याद रखेंगे, कहीं ना कहीं बीच बीच में काम आती रहती है कि अगर किसी ट्रेपेजियम में नॉन पैरेलल साइड्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया जाए, हो सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाए, तुम्हें ऑलरेडी याद हो ये कैसे निकलता है, मतलब रिजल्ट क्या होता है तुम तुरंत बता सकते हो कि अगर हम नॉन पैरेलल साइड्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो वो जो लाइन सेगमेंट बनेगी वो पैरेलल साइड्स के सम का एवरेज होती है। एवरेज ही तो होगा, दोनों को ऐड करके बाई 2 कर दिया। समझ गए क्या प्रूफ करना है? कि कोई ट्रेपेजियम है ABCD, उसमें AB का मिड पॉइंट लिया, दैट इज नाम है ना E, और BC का मिड पॉइंट लिया F, तो EF जो होगा वो AB और CD का एवरेज होगा, मतलब EF इज इक्वल टू AB प्लस CD अपॉन 2। समझ गए? जैसे कहते हैं जो लोग जिनके साथ रहते हैं वो उन्हीं के एवरेज आते हैं, मतलब जो तुम्हारे दोस्त हैं 4-5, तो तुम्हारा जो डेवलपमेंट होगा उन सबका एवरेज ही हो जाएगा। तुम गधे लोगों से दोस्ती करोगे तुम भी थोड़े से गधे हो जाओगे, थोड़े इंटेलिजेंट लोगों से करोगे तुम भी थोड़े इंटेलिजेंट हो जाओगे। समझ गए? कुछ शरारती बच्चों से करोगे थोड़े शरारती तुम भी हो जाओगे। तो ऐसे देखो EF AB और CD के बीच में, तो उसी का एवरेज हो जाएगी। तो ये रिजल्ट अब याद रखना है। कैसे प्रूव करना है ये देखते हैं। प्रूफ इसका इस तरह के क्वेश्चन 10th में भी बनते हैं, काफी सारे क्वेश्चन बनते हैं, इंपॉर्टेंट है, आते हैं। अब ये सीख लोगे तो बहुत आसान हो जाएगा 10th का चैप्टर। यहाँ हम क्या करेंगे, AC को ज्वाइन कर देंगे एंड अच्छा मैं पैरेलल भी प्रूफ करना है ना, प्रूफ करना है कि EF पैरेलल है। सर इन्होंने एक हिंट दे रखा है कि BE को ज्वाइन करके CD तक एक्सटेंड कर, BE और CD को एक्सटेंड करके एक पॉइंट पे जोड़ दे। अच्छा मिड पॉइंट मिल जाएगी। ओके, तो इसके प्रूफ के लिए कंस्ट्रक्शन यूज हो सकती है कि हमने जैसे BE लिखा हुआ हिंट में, BE ज्वाइन करो या AF ज्वाइन करो, एक ही बात है, समझ ही पा रहे होगे, सिमेट्रिकल है। बेसिकली बोल रहा है एक वर्टेक्स को अपोजिट वाले साइड के मिड पॉइंट से ज्वाइन करके आगे तक बढ़ा दो और नीचे बेस लाइन को बढ़ा दो जहां तक वो आगे इसको मीट कर जाएगी। नाउ सी कैन वी सी समथिंग, कुछ दिख रहा है मिड पॉइंट वगैरह कहीं पर? मिड पॉइंट E तो है लेकिन F, A और G का मिड पॉइंट तो नहीं है। क्या कर सकते हैं इफ वी प्रूव कि F मिड पॉइंट है AC का, तो ये बात बन जाएगी। क्या F AC का मिड पॉइंट है? कैन वी प्रूव कॉन्ग्रुएंसी?
We have parallel lines, vertical opposite angle and midpoint. ठीक है. Observe these two triangles ABF and CGF. इन दोनों ट्रायंगल्स में क्या ये दोनों एंगल इक्वल है? Yes, sir. Because alternate interior Alternate interior angle. alternate एंगल, ये एंगल भी सिमिलरली इक्वल ही है. ये भी alternate interior एंगल है और तीसरा भी इक्वल है बिकॉज दे आर वर्टिकली अपोजिट. तो तुम कोई भी दो एंगल यूज कर लो, तीनों तो हमें यूज नहीं करने होते हैं. एंड वी ऑलरेडी नो वन साइड BF और CF इक्वल है क्योंकि F मिड पॉइंट दे रखा है. yes sir ठीक है. वी कैन अप्लाई AAS क्राइटेरिया और ASA क्राइटेरिया, जो भी ठीक लगे वो अप्लाई कर देना. which gives us कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं. ट्रायंगल ABF is congruent to triangle GCF. इससे फायदा क्या हुआ? इससे फायदा हो गया कि नाउ वी कैन से कि जो F है वो AG का मिड पॉइंट है. तो देखो ये क्वेश्चन खत्म हो गया. F is the midpoint of AG. Can we apply midpoint theorem here in triangle ADG? Yes, sir. ठीक है. D mid E midpoint है और F midpoint है. तो by midpoint theorem we can say EF is parallel to CG, या CD भी लिख सकता हूँ. पैरेलल ही तो है, पूरे के भी पैरेलल होगी और उसके पार्ट के भी पैरेलल होगी, तो एक पार्ट ये प्रूव हो गया. एंड EF will be parallel half of DG. ठीक है. नाउ सी DG को हम कैसे लिख सकते हैं? क्या हम DG को CD प्लस CG लिख सकते हैं? yes sir CPCT से CG को क्या लिख सकते हैं? CG किसके इक्वल आएगा CPCT से? AB हो गया प्रूफ? सर एक बार स्टार्टिंग से बोलना, पहले कंस्ट्रक्शन, फिर कॉन्ग्रुएंसी, फिर मिड पॉइंट. पहले कंस्ट्रक्शन, फिर कॉन्ग्रुएंसी, फिर मिड पॉइंट थ्योरम और फिर CPCT भी यूज किया. वो तो लास्ट में आएगा, आ जाएगा. नेक्स्ट कोई डाउट रह रहा है? तब तक मैं पढ़ लेता हूँ जब तक तुम लोग लिख रहे हो. और कोई डाउट रह रहा है किसी का? 14. ओके. जब नोट करना तो बता देना जब सबका हो जाए. तुम्हारे मार्क्स तो बड़े अच्छे हैं इस बार. खुद की मेहनत है. या बाहरी शक्तियों का भी इसमें योगदान है? खुद की मेहनत है. ओके. Okay. For now, I believe you. If you
कंटिन्यू दिस परफॉर्मेंस तो वैलिड हो जाएगा। सिर्फ एक ही में अच्छे आए तो फिर डाउटफुल रहेगा हमेशा। Yeah. Yes, sir. Okay. Question number 14 बोल रहा है कि P and Q are the points on opposite sides AD and BC of parallelogram ABCD। एक पैरेललोग्राम है ABCD, शायद तुम लिख नहीं पाए हो क्या? A B C D और इसमें P और Q AD और BC पे पॉइंट है। बनाने से पहले मैं आगे भी देख लेता हूँ कहीं स्पेशल जगह पर है या ऐसे ही है। Such that PQ passes through the point of intersection of diagonals AC and BD। तो जो diagonals का point of intersection है, let us suppose that is O, तो PQ उनसे पास करता है। तो PQ हम कहीं भी ले सकते हैं, बस ध्यान रखना कि वो diagonals के point of intersection से पास करता है। तो मान लेते हैं ये P है और मान लेते हैं ये Q है। हमें प्रूफ करना है कि PQ is bisected at O, तो बेसिकली हमें प्रूफ करना है PO is equal to Q। आई गेस ये कॉन्ग्रुएंसी से हो जाना चाहिए। किया है किसी ने? किया है किसी ने? कैसे किया है? कॉन्ग्रुएंसी से हो रहा है, कोई और तरीका है? सर कॉन्ग्रुएंसी। तो मैं कोई भी दो ट्रायंगल पकड़ लूं, ये दोनों पकड़ लेता हूं अगर, तो वी कैन ऑब्जर्व कि ये दोनों एंगल ऑल्टरनेट एंगल है, ये दोनों एंगल भी ऑल्टरनेट एंगल है, एंड डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। तो DO और BO इक्वल है। बाय AAS क्राइटेरिया दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, उससे PO और QO इक्वल आ गया। ओके सर। नेक्स्ट, कोई और डाउट रह रहा है? सर ये बस इतने में ही खत्म है? हाँ, ट्रायंगल POD और QOB को कॉन्ग्रुएंट दिखाओ, हो गया प्रूफ। ठीक है, शायद तुम्हारा पिछला वाला छूट गया था क्या लिखने से? इट लुक्ड लाइक दैट। अभी बता देना, मैं खोल दूंगा। कोई और डाउट नहीं रह रहा है पक्का? सर हाँ सर, हमने इस क्वेश्चन में BOC को AOD के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया या POA को
BOQ के? नहीं, BOC को नहीं, BOC को करोगे तो हमारा PO और QO तो ट्रायंगल में नहीं आएगा ना, कोई भी दो अपोजिट वाले कर दो। वैसे मैंने POD और QOB की बात की है, चाहो तो इन दोनों को भी कर सकते हो। ओके सर। चलो, so with this हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हुआ फ्रॉम माय साइड एंड आई थिंक 5-6 लोगों ने कर लिया है, बाकी लोग तो ठीक है टाइम पास कर रहे हैं, करो टाइम पास। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू टेस्ट हमारा नेक्स्ट चैप्टर आई थिंक लाइंस एंड एंगल्स है ना? यस सर। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्लास से लाइंस एंड एंगल्स का रिवीजन स्टार्ट करेंगे। और एक्सरसाइज पहले से करके लानी है कोई सी? नहीं, पहले से करके नहीं लानी है, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने होमवर्क नहीं किया है डिस्पाइट 1 वीक टाइम, बट आई थिंक 1-2 लोग हैं जो ऑनेस्टली नहीं कर पाए, तो आई एम गिविंग दिस डे फॉर दोस पीपल। जिन्हें नहीं करना है उनको तो कोई फर्क नहीं कि एक दिन में दो, एक हफ्ते में दो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट देम, नॉट टू देम। तो बचा हुआ काम किसी का अगर रह रहा है, जो डाउट्स है वो कंप्लीट कर लेंगे, सबमिटेड बिफोर नेक्स्ट क्लास। ठीक है, श्रेया मैंने खोल दिया, लिख रही हो कुछ तो लिख लो पिछला वाला। ठीक है, दैट्स ऑल गाइस। बाकी टेस्ट की तैयारी करते रहो इस वीक के। अब वैसे इस वीक के टेस्ट में क्या आ रहा है, आई थिंक ये सब तो आ नहीं रहा होगा, ये तो अगले टेस्ट की तैयारी चल रही है हमारी। 3, 4, 12 3, 4, 12 3, 4, 12 इजी चैप्टर है सारे, अच्छे से तैयारी करो और अच्छे मार्क्स आना सब। सृजन का नोट हो गया, दे विल लीव, गुड बाय ऑल, हैव अ गुड डे। थैंक यू थैंक सर। यू सर। थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू सर। क्या क्या सर ये फिर से समझा दो। हमने कंस्ट्रक्शन कर लिया, फिर कंस्ट्रक्शन हमने कर लिया, AF को ज्वाइन किया और आगे बढ़ा दिया, एंड BC को भी आगे बढ़ाया टिल ये दोनों इंटरसेक्ट कर दें किसी पॉइंट G पे। नाउ सी दीज टू ट्रायंगल्स ABF एंड GCF, इसमें तीनों एंगल्स इक्वल हैं, देख पा रहे हो दोनों ट्रायंगल के, दो अल्टरनेट इंटीरियर और एक वर्टिकली अपोजिट, मैंने सेम साइन बना रखा है, और एक साइड इक्वल है, BF और CF इक्वल है बिकॉज F वाज द मिड पॉइंट, ये गिवन था क्वेश्चन में। तो भाई AAS या ASA व्हाटएवर यू चूज, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट आ गए। सर बस इतना लिखने दो। सर मेरे को एक चीज समझ नहीं आई कि CG जो है वो हाफ कैसे है DG की? EF हाफ कैसे है DG की, ये बोल रहे हो? हाँ। मिड पॉइंट थ्योरम। नो सर, सर ये एक सेकंड मैं बता रहा हूँ। एक सेकंड अभी। देखो मैंने वो EF की जगह AF पढ़ लिया था तो मेरे को कंफ्यूजन हो गया। सर कॉन्ग्रुएंसी के बाद then we can say कि F is the midpoint of BC, BF is equal to CF by CPCT, which tells us F is the midpoint of BC. सर उसी की मदद से तो sorry F is the midpoint of AG, AF और GF भी तो इक्वल होगा CPCT से। हाँ ठीक है। AF and GF, तो F is the midpoint of AG। हाँ आगे। अब ट्रायंगल ADG में देखो, इन ट्रायंगल ADG E and F are the midpoints of two sides, apply midpoint theorem। ठीक 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 कर लोगे? थैंक यू सर। चलो गुड बाय। और जस्ट तुम्हारा हो गया, कुछ पूछना है? यस सर हो गया।